So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your problem. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज और मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 2। ठीक है ना। उसका आज सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आज जो हम देखेंगे, देखो, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि कहाँ कि भाई कहाँ कहाँ पे वे रहते थे, ये हम कर चुके थे। रॉक पेंटिंग्स हम कर चुके थे। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे आपकी साइट्स, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर की भाई जो आग की जो खोज हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। नेम एंड डेट्स, तिथियां और आपकी आपके नामों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। ठीक है। फिर आज चेंजिंग इन्वायरमेंट, पर्यावरण में जो चेंज आ रहा था उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हेरिडिंग, यानी कि खेती की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिकेशन, यानी कि जो रहना शुरू हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, कि भाई कैसे एक चेंज आया लाइफ में, उसकी बात करेंगे। स्टोरिंग एनिमल्स, यानी कि भाई पशुपालन जो शुरू करा था उसके बारे में बात करेंगे। एंड अबाउट द फर्स्ट फार्मर, उस समय के फार्मर्स के बारे में, जो आरंभिक मानव थे उन वे फार्मर्स कैसे बना, जिस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले साइट्स की। साइट्स किन्हें कहते हैं? साइट्स यानी कि पूरा स्थल एक ऐसी चीज होती है, पूरा स्थल एक ऐसी चीज होती है जहां से हमें पुराने जमाने के कोई बर्तन, वस्त्र, औजार वगैरह कुछ भी मिले हो तो वहां पे हम साइट्स उसका नाम रख देते हैं। मान लो मेरा घर है, ठीक है, भूकंप आया, बाढ़ आई, यहाँ पे सब कुछ दब गया। ठीक है। दबने के बाद यहाँ मोबाइल वगैरह सब मिलते हैं, तो जब यहाँ से मिलना शुरू होगा ना सामान, तो हम इसे पूरा स्थल या साइट घोषित कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे सामान जो लोगों ने अपने निर्माण के लिए, मतलब अपने अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए बनाए हो, लेकिन वो फिर उन्हें वहीं छोड़ के आगे निकल गए हो और फिर बाढ़ बाढ़ आई, उनके ऊपर मलबा गिर गया। तो जब उनकी खुदाई हुई तो पता लगा जी यहाँ पे तो बहुत सारे औजार हैं, तो उसका हम साइट नाम रख देते। साइट इस वजह से बोल देते हैं उसे कि फिर ना वो उस एरिया को बाउंड कर देते हैं कि भाई कि भाई इस एरिया में जो है वो मतलब कि क्या कहते हैं, खोज चल रही है, तो हम साइट बोल देते हैं। ठीक है ना। कभी कभी ये जमीन के ऊपर, कभी कभी ये जमीन के अंदर, कभी समुद्र में, कभी नदी में, कहीं भी मिल जाते हैं। कभी नदी के किनारे पे मिल जाएंगे, हाँ नदी में भी मिल जाते हैं और आपके इसमें भी मिल जाते हैं, समुद्र में भी कहीं, क्योंकि आपने सुना होगा भाई जैसे द्वारका नदी पे ऊपर आ गया पानी। ठीक है ना भाई। अब द्वारका नदी वो सॉरी द्वारका नगरी है, सॉरी नदी नहीं, द्वारका नगरी है जो, उसके ऊपर पानी आ गया, लेकिन मिल तो गई ना, वो समुद्र के अंदर ही तो मिली, तो वो साइट ही है। ठीक है ना। चलो, कंप्लीट हो गया, साइट हम कर चुके हैं। ठीक है। अब करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, आग की खोज के बारे में हम बात करते हैं। तो आप मैप 2 पेज नंबर 13 पे आप देखना, एक वहां पे जगह होगी कुरनूल। कुरनूल जो गुफा है, जो कुरनूल गुफा है, वहां से हमें राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब कोई पूछे कि सर कैसे? भाई देखो, किसी घर के अंदर या कहीं पे मान लो आग जलाई गई हो, किसी गुफा में आग जलाई, ठीक, अब उसके ऊपर मलबा गिर गया, भाई पानी नहीं आया, मलबा गिर गया, तो राख के अवशेष प्राप्त हो गए। ठीक है ना। तो अब राख के अवशेष जो प्राप्त हुए, ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो आरंभिक लोग हैं, यानी कि जो उस समय के लोग थे, वे आग जलाना सीख गए थे। अब आग जलाने का अगर जो प्रयोग की बात करें कि भाई किस किस उपयोग के लिए आग का प्रयोग करते थे, तो भाई सबसे पहले बात आएगी खाना पकाने के लिए, मांस को पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए भी, यानी कि अनाज वगैरह को पकाने के लिए भी काम में आ सकता था। मेन जो था वो मांस को पकाने के लिए आता था। मांस को पकाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए, भाई रात हो गई भाई प्रकाश कर दो। उसके बाद जो जंगली जानवर है, जो खतरनाक जानवर है जैसे कि शेर वेर, उनसे बचाव के लिए भी आग का यूज ये करते रहे होंगे। ठीक है। ये खत्म हो गया। ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर की भाई आग की खोज हुई, तो भाई किस किस तरीके से इसका प्रयोग करते थे, और मतलब कि हाँ, एक चीज का ध्यान रखना भाई, जो डेवलपमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो डेवलपमेंट होता है ना वो सारी जगह एक साथ नहीं होता। आज का एग्जांपल ले लो, 2020 में है हम लोग, आज भी ऐसी बहुत सी जगह है, आप 4G यूज कर रहे हो, ठीक है, आज भी ऐसी बहुत सी जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पे 4G छोड़ो, जहाँ पे कॉल के नेटवर्क नहीं मिलते। सोच सकते हो। तो उसी तरीके से अगर डेवलपमेंट हो रहा था, तो सॉरी फॉर द गाइस,
क्या कुछ आग की खोज हुई है तो ये मत सोचना कि पूरे इंडिया में एक साथ हो गई, पूरे इंडिया में एक साथ नहीं हुई, अलग अलग टाइम, मतलब कि मान लो आज मान लो आज आग की खोज मैंने यहाँ पे कर दी, तो ये मत मानना कि एकदम दिल्ली पहुंच जाएगी, दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे तो मैं सीख गया भाई, फिर यहाँ से कोई बंदा जाएगा वो उधर सिखाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अपने आप ही सीख गया, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है ना, लाइक 4G हुआ, 4G सबसे पहले दिल्ली और मुंबई में आ गया। ठीक, एकदम तो नहीं आया भाई, यूपी में तो एकदम नहीं आया, लखनऊ में तो एकदम नहीं आया, फिर भाई आपका उत्तराखंड देहरादून में तो एकदम नहीं आया, आराम आराम से डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे पता लगता रहता है वैसे वैसे आगे बढ़ती रहती है। तो हड़प्पा को देख लो, हड़प्पा सभ्यता एक एरिया में सिमटी रह गई थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता। इधर उधर क्यों नहीं, इधर उधर क्यों नहीं, क्योंकि भाई डेवलपमेंट को टाइम लगता है भाई, कोई पूछाने वाला नहीं तो डेवलपमेंट को टाइम लग रहा था, अब भी लगता है। ठीक है, चलो 6 क्लास के बारे में ही बात करेंगे, इसके ऊपर अगर जो आपको देखना है तो आप कंपटीशन लेवल देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी तो सिर्फ बेसिक लेकर चलूंगा मैं। ठीक है, मिटा मैं इस वजह से रहा हूँ क्योंकि जो ये वाला जो आपका जो अगला टॉपिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। और हाँ मैं बता दूं, ये सिर्फ एनसीईआरटी चल रही है, यहाँ पे आप सिर्फ बेसिक कर रहे हो, कंपटीशन लेवल के पे मतलब हाई लेवल पे आपको जाना है। ठीक है ना, तो वैसे बेसिक से ही आप सब कुछ सीख लोगे, लेकिन भाई अगर जो आपको हाई लेवल पढ़ना है तो मेरा दूसरा चैनल भी है ओनली हिस्ट्री। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड इसमें करा देता हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे जाके हायर उसकी देख सकते हैं, उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पेपर है आपके, लाइक सीडीएस हुआ, प्री हुआ, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव उनके मैं वहां पे तैयारी करा रहा हूँ। ओनली हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री ही, ओनली हिस्ट्री ही नाम इस वजह से रखा है क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो क्या कर रहे हैं हम, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर वी आर कंप्लीटेड। अब करते हैं नाम और तिथियां, यानी कि नेम एंड डेट। देखो, नाम की बात करें तो जो हमने एंशियंट हिस्ट्री को हम 3 भाग में बांट बांट दिया था। ठीक है ना, लाइक सबसे पहला क्या, फिर हिस्टोरिकल एज, फिर आ गया आपका प्रोटो हिस्टोरिकल एज, फिर आ गया आपका हिस्टोरिकल एज। और जो प्री हिस्टोरिकल एज है उसमें भी उसको भी हमने बांटा किसमें, पैलोलिथिक एज में। ठीक है, पैलोलिथिक एज में पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज एंड न्यू पैलोलिथिक एज, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और नव पाषाण काल, या ऐसे का, सॉरी 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 थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है ना, रुको, थोड़ा सा गलत हो गया तो थोड़ा, ठीक है ना, 6 क्लास की बात ही कर रहा था, लेकिन अगर जो अब बात कर ही लिया तो आपको मैं बता दूं। हाँ, प्री हिस्टोरिकल एज में हम 2 पार्ट में से डिवाइड करते हैं, स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज में आपका जो आता है पैलोलिथिक पीरियड, फिर मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड, सही बोला था मैंने। ठीक है ना, भाई सबसे पहला आपका पैलोलिथिक पीरियड को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, फिर मिडिल पैलोलिथिक एज और फिर अपर पैलोलिथिक एज। ठीक है ना, मतलब इसे भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज एंड अपर पैलोलिथिक एज। ठीक है ना, अब इसकी बात कर लेते हैं, पैलोलिथिक एज की बात करते हैं, यानी कि पैलोलिथिक एज की अगर जो हम बात करें, पैलोलिथिक एज की ही बात कर लेते हैं। ठीक है ना, प्राग ऐतिहासिक काल हम प्री हिस्टोरिकल एज को बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल हम प्री हिस्टोरिकल एज को बोलते हैं, जिसका ये पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, तो देखो क्या हुआ, एशियंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, स्टोन एज एंड मेटल एज। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, वो 3 पार्ट में हमने कैसे डिवाइड करा, सबसे पहले हमने रखा पैलोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एज एंड थर्ड इज नियोलिथिक एज। अगर जो हम बात करें आपकी इसकी पहले उसकी पैलोलिथिक पीरियड की, तो पैलोलिथिक पीरियड को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलोलिथिक पीरियड यानी कि आपका निम्न पूर्ण पाषाण काल, सेकंड इज आपका मिडिल पैलोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, और थर्ड इज अपर पैलोलिथिक एज यानी कि उत्तर पाषाण काल। ठीक है ना, फिर जो मैंने आपको बताया मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड का मतलब हो गया मिडिल स्टोन एज, और जो थर्ड है न्यूलिथिक पीरियड उसे हम बोल देते हैं क्या, न्यू पैलोलिथिक या न्यू स्टोन एज। ठीक है ना,
अब देखो, अगर जो हम इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, नव पाषाण काल की बात करेंगे, यानी कि नेलोथिक, जो न्यूलिथिक पीरियड है उसे हम नव पाषाण काल बोल देते हैं। आज हम इसमें सब की बात कर लेंगे। अ, चलो, तो फिर अब शुरुआत करते हैं। सॉरी, मैं इधर उधर जा रहा था क्योंकि पंखा चला हुआ है तो पेज थोड़ा उड़ रहे हैं नोट्स के। ठीक है ना। चलो, नवंबर तीर्थ की बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के बाद क्या आएगा आपका, मध्य पाषाण काल, यानी कि आपका मिडिल पैलोलिथिक पीरियड। थर्ड इज नव पाषाण काल, यानी कि न्यू पैलोलिथिक पीरियड। ठीक है। अब बात करते हैं नव पाषाण काल, वो सॉरी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर जो हम बात करें तो पूरा यानी कि पूरा मीन्स पूरा मीन्स यहाँ पे अगर जो हम देखें, पूरा मीन्स प्राचीन यानी कि ओल्ड। ठीक है ना। प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे ना पत्थरों का जो वो था ना, यानी कि पत्थर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिले हैं, है ना। तो पत्थर मैंने आपको बताया है कि भाई जो आरंभिक जो हमारे काल थे उसमें क्या हुआ, उसमें पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते थे। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा पूरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि जो पुराने पत्थर है उनके उस पे नाम रखा गया भाई। पत्थर का बहुत ज्यादा प्रचलन था, पत्थर के औजार हमें सबसे ज्यादा इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अगर जो इसके टाइम पीरियड की बात करें, इसके जो टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से लेके आपका 12 हजार, ठीक है ना, 20 लाख से लेके 12 हजार बीसी तक, यानी कि बिफोर क्रिस्ट तक माना जाता है। ठीक है ना। यानी कि 12 लाख साल पहले से 12 हजार साल पहले तक इसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि माना जाता है कि इस समय तक चला था। ठीक है ना। कितना, 20 लाख से लेके 12 हजार बीसी तक। ठीक है ना। बिफोर क्रिस्ट तक या बीसीई तक। ठीक है ना। फिर अब हम बात करते हैं कि इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। इसको भी हमने, मैंने अभी बताया ना पैलोलिथिक पीरियड को, भाई पैलोलिथिक पीरियड हो गया, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड हो गया, एंड आपका जो ये है क्या कहते हैं यार, एक हो गया न्यू पैलोलिथिक पीरियड, यानी कि ये हो गया पूरा पाषाण काल। फिर आएगा क्या, मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नव पाषाण काल। तो इसे भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और थर्ड इज उत्तर पाषाण काल। ठीक है ना। इसकी छोड़ दो, अब हम बात करते हैं अगर जो भाई जैसे मैंने बोला भाई पूरा जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल था उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था स्टोरी। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, बता दिया भाई मैंने इसका मैं बता चुका कि भाई क्या क्या, भाई इसका क्या क्या, आरंभिक आरंभिक पाषाण काल, सेकंड इज आपका मध्य पाषाण काल, थर्ड इज उत्तर पाषाण काल। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं जिस काल में पर्यावरण बदलाव हुआ, जिस जिस काल में इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ, इन्वायरमेंट, जिस चीज में पर्यावरण चेंज होना शुरू हुआ, जिसमें पर्यावरण चेंज होना शुरू हुआ, उस एज को हम बोलेंगे क्या, मेसोलिथिक, यानी कि पाषाण मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य क्या, मध्य पूरा पाषाण काल क्या बोलते हैं, मध्य। ये हो गया क्या, पूरा पाषाण काल, ये हो गया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या इसे बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में से बोल देते हैं कब, जब इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ। इन्वायरमेंट चेंज में मैं आपको बता दूं, देखो अगर और अगर जो इसका टाइम पीरियड देखें, इसका जो टाइम पीरियड देखें वो माना जाता है 12 हजार से लेके 10 हजार बीसी तक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बताऊं, ऑथेंटिक ऑथेंटिक बुक छोड़ दो, जो ऑथेंटिक बुक्स है, पता अलग अलग चीजें भी बताई गई है। इसी वजह से कह रहा हूँ कि कंपटीशन लेवल पे अलग चीजें बताई गई हैं, हो सकता है आगे आए, क्योंकि अभी हम सिक्स की पढ़े तो सिक्स में सबका बेसिक लेके, सबका बेसिक है, सारे जो सिविलाइजेशन है उनका बेसिक चलता है। ठीक है। इन्वायरमेंट कौन से उसमें चेंज होना शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल में, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड में आपका
जो है पर्यावरण चेंज होना शुरू हुआ। इसका जो टाइम पीरियड है वो 12,000 से लेकर 10,000 बीसी तक का माना जाता है। ठीक है, चलो। अब अगर जो इसकी बात करें तो इसका जो जो इस टाइम की बात करें ना, तो इसमें क्या मिला है, इसमें पाषाण औजार बड़े छोटे छोटे मिले हैं, यानी कि जो पत्थर के जो औजार है बड़े छोटे छोटे, यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स भी बोलते हैं। क्या? माइक्रोलिथ्स। एनसीईआरटी में एक बार स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा जाए, ठीक है ना। तो तो वैसे आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। लिखने के लिए मैं आपको नोट्स हमेशा आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है ना। तो जो माइक्रोलिथ्स है, ठीक है ना, माइक्रोलिथ्स यहाँ से मिले हैं। माइक्रोलिथ्स क्या क्या होते हैं? छोटे छोटे पाषाण औजार, यानी कि पत्थर के औजार, ठीक है ना। तो ये कहाँ से मिलते हैं हमें? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड से ये हमें मिलते हैं, क्या? छोटे छोटे पाषाण, ठीक है ना। इन्हें हम लघु लघु पाषाण औजार भी बोल देते हैं, ठीक है ना। माइक्रोलिथ्स इनका नाम है। आ जाता है कि माइक्रोलिथ्स कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर जो एक और चीज मैंने बताई थी कल की क्लास में, कि ये पीछे हड्डी या लकड़ी के मूठ लगाने लगे थे एज ए ग्रिप, तो वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो मेनली जो है वो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलते हैं। यहाँ पे आपका मेसोलिथिक पीरियड में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा आगे चलें, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल का अगर जो हम डेट देखें, तो अप्रोक्स 10,000 बीसी तक, यानी कि 10,000 बीसी से स्टार्ट मान लो, या 10,000 बीसी से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है ना। यहाँ से इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सिर्फ कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए समझा रहा हूँ, 6th क्लास के बच्चे थोड़ा ध्यान मत देना। नाम और तिथियां, नेम एंड डेट से मैं बात करें, तो एशियंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। फिर हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज एंड आपका हिस्टोरिकल एज, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को यानी कि आपका जो प्री हिस्टोरिकल एज है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, स्टोन एज एंड मेटल एज। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, वो था आपका पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलोलिथिक पीरियड। फिर है न्यूलिथिक पीरियड या न्यू स्टोन एज, या फिर मध्य पाषाण काल। थर्ड वन इज नवपाषाण काल, या जिसे हम बोलते हैं न्यू पैलोलिथिक पीरियड या न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। अब जो पूरा पाषाण काल है उसे भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, निम्न निम्न पूरा पाषाण काल, सेकंड इज मध्य पूरा पाषाण काल, और फोर्थ इज उत्तर उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। जहाँ पे हमने बात कर ली तीनों की, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो जो हमने बांटे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। कंपटीशन लेवल के बच्चे आप वहां पे जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर जो आप पहले बेसिक करना चाह रहे हो तो आप बेसिक यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं बदलती जलवायु या चेंजिंग एनवायरनमेंट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम थोड़ा जा रहा है बहुत जल्दी से, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्लास जो है वो 4 करनी पड़ जाएगी मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया यार, क्योंकि टॉपिक बड़ा था, समझाने के लिए जरूरी था ये वाला। इससे पूरा बेसिक क्लियर होगा आपका। है भाई, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। लिखने के लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप वगैरह सब प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, या आप कमेंट में दे सकते हो तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। बदलती जलवायु, बदलती जलवायु या फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट। अभी मैंने क्या बताया कि इन्वायरमेंट कौन सा उसमें चेंज होना शुरू हुआ था? मध्य पूरा पाषाण, वो मध्य पाषाण काल में चेंज होना शुरू हुआ था, यानी कि मिडल पैलेolithic एज में, या फिर आप बोल सकते हैं वो मेसोलिथिक पीरियड में चेंज होना शुरू हुआ था इन्वायरमेंट, ठीक है ना। चलो, बात मैंने बता दी इसकी भाई, कब शुरू हुआ आपका? 12,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में, ठीक है। ये चेंज होना शुरू हुआ, जो मेन बोला जाता है वो 12,000 बीसी से चेंज होना शुरू हुआ। जब चेंज होना शुरू हुआ तो पर्यावरण में गर्मी बढ़ने लगी। पहले जो था वो हिमयुक्त था,
मतलब कि हर जगह बर्फ बर्फ बर्फ। अब वो आप देख सकते हो, मैं यहाँ सिर्फ 6 लेवल की क्लास की बात करूंगा। अगर जो आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज फॉलो माई ऑनलाइन हिस्ट्री चैनल। वहाँ पे जो शुरू की 2 क्लास इसी की है, 2 से 4 क्लास, ठीक है ना। तो एंशियंट हिस्ट्री की मैंने क्लास में मतलब प्रागैतिहासिक काल की शुरू की 3 4 है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं भाई, जब इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ, गर्मी होनी शुरू हुई, तो क्या हुआ, जो जानवर थे वे भी इधर उधर आना शुरू हुए। तो क्या हुआ, आपका पशुपालन शुरू हुआ। पशुपालन आराम आराम से शुरू हुआ। अभी बहुत कम पाले जा रहे थे। वो जो सबसे बड़ी चीज देखी गई, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। यहाँ पे भाई डोमेस्टिकेशन यानी कि जानवरों को पालना शुरू करा और जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। जनसंख्या पता कैसे बढ़नी शुरू हुई, बर्फ पिघली। जो बंदे हैं वो पहाड़ पे से नीचे आए। अब एक एक पहाड़ की चोटी पे था, एक दूसरी पहाड़ की चोटी पे था। अब ये ऐसे आके नीचे आके मिले, ठीक है, नीचे आके मिले भाई। एक भाई इस वाले पहाड़ पे रह रहा था, एक इस वाले पहाड़ पे रह रहा था, बर्फ पिघली है, दोनों नीचे आए। तो भाई शादी होनी शुरू हुई आपस में। तो जनसंख्या इंक्रीज हुई, यानी कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा होने लगे। भाई देखो भाई, अब अब इतने सारे पहाड़ है भाई, हर जगह से भाई बंदे निकल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब तक तो ये आपस में शादी कर रहे थे, अब क्या पता भाई उस समय भाई, क्या पता भाई सारे भाई यहाँ पे भाई लेडीज कम हो। लेकिन अब जब यहाँ की लेडीज थी तो भाई उन्होंने इधर शादी करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, जनसंख्या इंक्रीज बहुत ज्यादा देखी गई है इसमें, ठीक है ना। मछली इस समय का जो, जब जलवायु बदलने लगी तो जो मछली थी, जो फिशिस थी, जो फिश थी, जो मछली थी, वो इनका मेन भोजन बन गई। जो फिश थी वो इनका मेन भोजन बन चुकी थी। कहा, जब बदलती जलवायु पे हुआ, मछली इनका मेन सोर्स बन गई थी खाने का, ठीक है ना। चलो, क्या कंप्लीट कर लिया अब हमने, चेंजिंग एनवायरनमेंट वी आर कंप्लीटेड। चेंजिंग एनवायरनमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हेडरिंग्स, यानी कि भाई खेती की बात कर लेते हैं हम थोड़ा। खेती की बात करते हैं, ठीक है। खेती और पशुपालन, यानी कि फार्मिंग एंड हेरिडिंग, ठीक है। कि भाई जानवरों को पालना और खेती इन्होंने किस तरीके से शुरू करी। देखो, उस समय की बात करें तो जो उपमहाद्वीप था, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, उसमें भिन्न भिन्न तरीके के इलाकों में भिन्न भिन्न तरीके के अनाज होने लगे। लाइक कहीं पे गेहूं होने लगा, कहीं पे जौ होने लगे, कहीं पे धान होने लगी, ठीक है ना। तो जिस तरह उस समय अनाज जो था वो नेचुरली हो रहा था। यानी कि भाई उन्होंने देखा कि भाई ये क्या उग रहा है, मतलब नेचुरली उगा रहे थे उस समय। हम जो थे, हम नहीं उगा रहे थे कि भाई हम खेत नहीं जोत रहे थे वगैरह, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उग रहे थे, ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये भाई खाया जा सकता है, तो उन्होंने उसे इकट्ठा करना शुरू करा, अनाज को इकट्ठा करना शुरू करा। अनाज को जब इकट्ठा करना शुरू करा तो इन्होंने अनाज को दो रूप में इकट्ठा करना शुरू करा, दो रूप में इकट्ठा करना शुरू करा। एक तो ये करते थे एज अ बीज को, एज अ बीज कि भाई आगे के लिए भाई बीज का काम करेंगे, और एक करते थे भोजन की तरह इसको, कि भाई भोजन का भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो क्या, इन्होंने आराम आराम से देख देख के सीख लिया कि भाई अनाज को भाई किस तरीके से उगाया जाता है, ठीक है। किस समय तक ये पक के तैयार हो जाएगा, और क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगी, और कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है। ये भी देखा कि भाई कहाँ कहाँ पे हो सकता है, भाई पहाड़ी इलाके में तो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने ये भी देखा भाई कहाँ कहाँ हो सकता है, किस टाइम तक ये पक के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज इन्होंने देख के फिर जब होना शुरू हो गया ना, तो इन्होंने दो तरीके से इसे स्टोर करना शुरू करा। एक एज अ बीज रखना शुरू करा, एक एज अ भोजन रखना, इसे स्टोर स्टोर करना शुरू करा, ठीक है। अब जब इन्होंने ऐसा करना शुरू करा तो भाई क्या करा इन्होंने, तो इन्होंने फिर जो भाई जो जानवर थे, जैसे भाई जो पशु जो जो पशु थे, जो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हरा घास वगैरह खाते थे, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने चारा डालना अपने आसपास, अपने जहाँ पे ये रहते थे उसके आसपास चारा डालना शुरू करा। तो जो जानवर थे ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, और थोड़ा इस वजह से भी अट्रैक्ट होते थे कि कभी कभार ये इन जानवरों की, मतलब कि जैसे भाई कुत्ता हुआ, सुअर हुआ, या फिर गाय भैंस हुआ, तो इनकी कभी कभार जो जंगली जानवर इन पे हमला करते थे उनसे मदद कर देते थे। तो वे वाले जानवर भी इनसे प्रभावित हुए और इनके पास आके रहना शुरू कर दिया।
अब बात करें पशुपालन, यहाँ पे शुरू हो गया। तो पशुपालन भी पशुपालन भी इनका एक क्या यूज हुआ, पशुपालन शुरू हुआ तो इनका क्या, ये पशुपालक हो गए, यानी कि ये अब पशुओं को पालने वाले भी हो गए। और एक और चीज आगे आप देखना कि जो ये पशु थे ना, पशुओं को ये एक तरीके से और अपने पास रखते थे एज अ भोजन, तो भाई इन फ्यूचर अगर ये भोजन नहीं मिला तो हम जानवर को ही काट के खा लेंगे, ठीक है ना। मैंने बता दिया भाई, खेती शुरू हुई। खेती कैसे शुरू हुई कि भाई इन्होंने देखा कि भाई पहले भाई जो अनाज था वो नेचुरली उग रहा था, यानी कि पर्यावरण खुद उगा रही थी। तो इन्होंने देखा कि भाई ये कब तक, भाई ये इस जगह होगा, कब तक ये पक के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने अपने आप उगाना शुरू करा, ठीक है ना। फिर इन्होंने स्टोर करना शुरू करा, बीज बीज और भोजन के दो के रूप में, कि भाई उगाने के लिए काम भी आएगा और भोजन एज अ भोजन के लिए भी यूज में आएगा। उसके बाद इन्होंने इसी से अपना जो पशुओं का था वो पालने शुरू करे। इस तरीके से पशुपालक बने, यानी कि पशुओं को पालने वाले बने। अब इससे रिलेटेड थोड़ा डोमेस्टिकेशन देख ले, क्या देख ले, बसने की प्रक्रिया इससे रिलेटेड हो जाएगी। बसने की प्रक्रिया, बसने की प्रक्रिया देख लो, यानी कि डोमेस्टिकेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं डोमेस्टिकेशन, ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड है तो यहीं पे खत्म करते हैं। डोमेस्टिकेशन यहीं पे खत्म करते हैं। देखो बसने की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई, मान लो अब इन्होंने खेती करनी शुरू करी। अब आप ऐसा तो नहीं करो कि भाई आपका खेत है तो भाई उत्तर प्रदेश में खेत जोता और आप रहने चले गए दिल्ली, भाई उसकी आगे की देखभाल कौन करेगा भाई, टाइम पे उसे पानी देना, उसे दूसरे जानवरों से बचाना, ठीक है भाई। और जो भाई उसके साइड में जो जंगली जंगली घास खड़ी होती है उनका, उनको देखना कि भाई ज्यादा तो नहीं खड़ी होगी, भाई उन्हें उखाड़ना, उन्हें उन्हें एक तरीके से यूरिया वगैरह देना, तो भाई देखभाल करनी भी शुरू हुई। तो जब देखभाल करनी इन्होंने शुरू करी और जब ये पशुपालक बन गए, यानी कि पशुओं को पालने वाले बन गए, तो इनके यहाँ पे स्थिरता आई, यानी कि अब इन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया, वहीं पे बसना शुरू कर दिया, जहाँ पे ये खेती करते थे वहीं पे इन्होंने बसना भी शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब वही बात। तो अब देखो, जब जब इन्होंने पशुपालन शुरू करा और खेती शुरू करी, जब ये कृषक बन गए और पशुपालक बन गए, ठीक है ना, यानी कि जब ये फार्मर बन गए और पशुओं को पालने वाले बन गए, तो इसी को नाम दे दिया बसने की प्रक्रिया, यानी कि डोमेस्टिकेशन, इसी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया कि खेती करने को और पशुपालन करने को इन्होंने नाम दे देगा बसने की प्रक्रिया, यानी कि डोमेस्टिकेशन, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, ये एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये ऐसे पौधे और जानवरों का चयन करते थे, चॉइस करते थे, उनकी ही चॉइस करते थे जो क्या, जो बीमार ज्यादा ना पड़ते, जो ज्यादा, मतलब पौधे का बीमार होने का मतलब है कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई हल्का सा हवा आया भाई टूट गया, ठीक है ना। यानी कि कम टाइम पे, अब जैसे गेहूं है 6 महीने में दे देगा इन्हें गेहूं, ठीक है, एक साल नहीं लगेगा पूरा, ठीक है, ज्यादा देखभाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से और जानवर भी ऐसे रखते थे जो ज्यादा बीमार ना हो, ठीक है ना। अब देखो, अगर जो अनाज की बात करें, यानी कि गेहूं की बात करें, अगर जो अनाज की बात करें, तो ये अनाज कैसे रखते थे, अनाज ये दो तरीके के रखते थे। जो बड़े होते थे, दिखने में जो बड़े होते थे, और जिनकी जो दाल होती थी ना वो भी मजबूत होती थी। दा, दाल पता क्या, मान लो ये पौधा है और जो इसका ये होगा ना, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे बीज हो गया, बीज तो बड़ा हो ही हो, और जो ये हो ना, ये भी इसकी पत्ती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हल्का सा ऐसे और एकदम एकदम जैसे ही अनाज का वेट बढ़ा और टूट गया, ऐसे नहीं होगा, यानी कि मजबूत डाल वाले उन्हें चॉइस करते थे। जानवर की अगर जो बात करें, जानवर ये ऐसे पालते थे जो अहिंसक होते थे, जो यानी कि ऐसे नहीं कि भाई शेर की तरह भाई हुआ एकदम हमला कर दिया, यानी कि अहिंसक, जो अच्छे जो घर में पालने लायक होते थे, ठीक है ना। फिर बात करें कि भाई ये लाइक जानवर जो होते थे, जानवर ये कैसे पालते थे, अहिंसक, जो यानी कि गुस्सा नहीं करते थे जानवरों में। अगर जो एग्जांपल देख ले भाई, भेड़ हुई, बकरी हो गई, गाय हो गई, कुत्ता हो गया। उस समय कुत्ता मतलब कुत्ते के अवशेष मिलते हैं, लेकिन उसे ये कहा गया है कि वो प्योर कुत्ता नहीं होगा, बल्कि कुत्ते के पूर्वज रहे होंगे कोई, ठीक है ना, इस तरीके का। फिर क्या हुआ, 2000 वो सॉरी 2011 12,000 बीसी से, 12,000 बीसी से ही क्या इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो 12,000 बीसी से ये सब चीजें होनी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो वैसे देख लेते हैं
खेती और पशुपालन, फार्मिंग एंड हेरिडेटिंग, यानी कि भाई क्या देखा भाई, नेचुरली भाई अनाज उग रहा था, जब नेचुरली अनाज इन्होंने उगते हुए देखा तो उसे मतलब उसे उसे मतलब उससे सीखा इन्होंने, मतलब कि बहुत ज्यादा उस पर गौर करा कि भाई ये कब तक पक के तैयार हो जाएगा और ये कहाँ कहाँ पे पकेगा, ठीक है ना भाई, कहाँ कहाँ पे होता है और कब तक ये पक जाता है। तो फिर जब ये अपने आप उगाने लगे, पहले पर्यावरण उगा रहा था, जब इन्होंने एनालिसिस करी, एनालिसिस मतलब कि उसे बहुत ध्यान से उस पर स्टडी करी, ठीक है, उसके बाद जब ये खुद उगाने लगे तो ये बीज और भोजन के रूप में इसे स्टोर करने लगे। बीज क्यों, कि भाई अगले भाई 6 महीने बाद भाई हमें इसे उगाना है, भाई अप्रैल में कट गया, भाई अप्रैल में तो आप गेहूं नहीं बो देते, 6 महीने बाद कि भाई हमें इसे उगाना है, तो उसके लिए भी स्टोर करके रखते थे, और एज भोजन के लिए भी स्टोर करके रखते थे। फिर इसी से इन्होंने पशुपालन शुरू करा, पशुपालक बने भाई, आसपास भाई वो रख देते थे चारा, भाई जानवर खाने आते थे, और उन्हें एज उन्हें भी पालना शुरू कर दिया। आगे जाके देखा कि भाई जो पशु थे ये भोजन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर लेते कभी कभार, की मान लो भाई पाल रहे हैं, ठीक है, भाई आगे जाके ऐसा हो भाई भोजन नहीं मिला तो भाई उसे काट के खा लिया, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाता था। तो आराम आराम से पशुपालक बने और कृषक बने, यानी कि पशु को पालने वाले बने और फार्मर्स बने। फिर बसने की प्रक्रिया इसी से शुरू हुई भाई, खेती, डोमेस्टिकेशन और बसने की प्रक्रिया कहाँ से नाम आया, खेती खेती करने को और पशुओं को पालने का इन्होंने नाम दे दिया बसने की प्रक्रिया, यानी कि पशुओं को पालना और खेती करने को इन्होंने नाम दे दिया बसने की प्रक्रिया, यानी कि डोमेस्टिकेशन। भाई पशु है आप पे, ठीक है, खेत यहाँ पे है, तो ऐसा तो नहीं है भाई खेत यहाँ पे आप रहोगे कहीं और, आपके पशु यहाँ पे है, रहेंगे कहीं और। भाई यूपी में है मान लो मेरा घर में है, यहाँ पे भाई पशु है, खेत है, तो मैं दिल्ली क्या करूंगा रह के, भाई देखभाल भी करनी है खेत की सबका। तो वहीं पे स्थिरता आनी शुरू हुई। अनाज ही ऐसा चॉइस करते थे जो जिनका बीज बड़ा और तना जो था वो उस बीज का बहुत संभाल सके, भाई ऐसे नहीं कि भाई झटका आया और टूट गया, कि भाई अनाज का वजन बढ़ा और वो टूट गया, ठीक है ना। जानवर कैसे पालते थे, अहिंसक, जो यानी कि हमला हमला नहीं करते थे, लाइक भेड़ बकरी गाय कुत्ता एक्सेट्रा, ठीक है ना। आज यहीं पे रोक देते हैं, कहाँ पे रोक दिया हमने, डोमेस्टिकेशन पे आज हमने रोक दिया, ठीक है ना। आज हम यहीं पे रोकते हैं, कल हम करेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और भाई आपका स्टोरिंग एनिमल्स, यानी कि भाई एनिमल को पालना पालना शुरू करा था उसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक टाइम पे इसे खा भी सकते थे, इस वजह से भी इसका पाला, ठीक है ना भाई। सच्ची बताओ तो इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपनी मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, बिना मतलब के वो कुछ नहीं करता। तो देखना जानवर को भी इसी वजह से पाल रहे हैं कि भाई आगे भाई भोजन ना मिले तो हम उसे खा सकें, ठीक है। अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स, और इससे आगे की हम बात करेंगे, कोशिश करूंगा कि कल के हम उसमें आधे घंटे का लेके, आधे से 35 मिनट का लेकर मैं इसे खत्म कर दूं। सिर्फ समझा करो, आज के लिए इतना ही, सिर्फ और सिर्फ समझा करो। लिखने के लिए मैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट और व्हाट्सएप व्हाट्सएप आपको दे देता हूँ लिंक में। और आपका जो व्हाट्सएप में हमारे और भी टीचर हैं, ज्योग्राफी साइंस वगैरह के, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो है एफ बी पे अकाउंट है, ठीक है, आप जाके वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ले लेना। टॉपिक के बीच में या टॉपिक ओवर होने के बाद या फिर टॉपिक से पहले आपको नोट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेफ रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।